हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों भी ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स के दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। याद रखेंगे, यह इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। मतलब इससे पहले के इस चैप्टर के 2 वीडियो हमने बना दिए हैं। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फिजिक्स के नाम से एक लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। उस पर आप क्लिक करेंगे, सीक्वेंस में सभी चैप्टर वाइज आपको सही वीडियो मिल जाएंगे, वहां से अपनी स्टडी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज का इस वीडियो में मोस्टली हमारा जो टॉपिक रहेगा वो धारिता और संधारित्र पर बेस्ड रहेगा। पूरी जो जितने भी आपके क्वेश्चन धारिता या हम कह सकते हैं संधारित्र पे पूछे जाते हैं, डेरिवेशन भी हो गया, वो सब हम देखेंगे जी। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर के हम शुरू करेंगे। एक और बात मैं बता दूं, ये मोस्टली चैनल बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ओपन किया गया है। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो पढ़ेंगे ही, बट ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपना पढ़ सकते हैं। थ्योरी जो आपका मैं देख रहा हूं, जहां पर भी एनसीईआरटी है ना, लगभग सभी सिलेबस कंप्लीटली सेम ही है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे तो मेरा यूपी बोर्ड के लिए और अदर बोर्ड के लिए मेरा एक चैनल है ब्रदर सर के नाम से, जहाँ पे हम अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। वहाँ पे 1 लाख से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमसे। तो उस चैनल पे जो अदर जो स्टूडेंट है वो जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है या उत्तराखंड बोर्ड है, ये सब वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। मोस्टली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट मैं कहूँगा कि इस चैनल से पढ़ाई करें, अब पूरी सीरियस होकर पढ़ाई करना है। ठीक है ना? चलिए दोस्त, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जानना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। मतलब यहाँ पे हमसे धारिता पूछ लिया है कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होता है। पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? पहले हम इसको देखेंगे कि धारिता क्या होती है, ठीक है ना? उसके बाद इसकी परिभाषा करेंगे, पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब एक बात यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि आप सोच रहे होंगे सर संधारित्र पर हमें पढ़ना था, तो आप धारिता क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भैया, बेसिक से ही ना हम लेके चलेंगे, सब हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 और 2 में बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कराया। अब संधारित्र की धारिता पढ़ रहे हैं तो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आता है धारिता। धारिता से अर्थ आ रहा है धारण करने वाला। तो क्या चीज धारण करेगा? धारण मतलब एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है ना? तो क्या एक्सेप्ट करेगा जी, क्या धारण करेगा? तो कोई भी चालक है ना, कोई भी चालक है, यदि एक चालक है ये, तो ये आवेशों को, ये इसमें हम आवेश को दे रहे हैं, तो आवेश जो है ना, जो आवेशों को आवेश, तो आवेश को धारण करने की, आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है, क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। मतलब इस चालक तार में, मतलब बात को आपको ये समझना है कि ये आपका एक चालक तार है, ये एक चालक तार है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि 50 कूलाम आवेश को हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, 50 कूलाम आवेश इसमें हम भेज रहे हैं। तो इस चालक की एक कैपेसिटी है कि ये 50 कूलाम आवेश को ही अपने अंदर ले पाएगा। यदि मान लेते हैं 50 से अगर हमने 51 कूलाम आवेश इसमें हमने दे दिया, 51 कूलाम आवेश हमने इसमें दे दिया, तो ये एक 50 तक तो लेगा, 1 कूलाम आवेश छोड़ देगा, ठीक है ना? तो इसकी एक कैपेसिटी है कि ये 50 कूलाम ही आवेश को अपने अंदर धारण कर सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक बाल्टी है, ठीक है ना, एक मग या हम कह सकते हैं एक बाल्टी है, तो इसकी एक क्षमता होगी कि भैया ये 5 लीटर, ये कितना 5 लीटर अपने अंदर क्या कर सकता है? 5 लीटर अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेगा। अब आप कहेंगे नहीं हमें 6 लीटर भरना है, तो 5 लीटर आपने भर दिया तो स्टोर होगा। अब 5 लीटर से जैसे ही अधिक होगा तो वो पानी क्या होगा? वो जल होगा, वो गिरने लगेगा नीचे बाहर की ओर। वैसे ही ठीक ये भी चालक है। तो धारिता का मतलब क्या है कि कोई भी चालक तार है, तो कोई भी चालक है तो उसमें आवेश को धारण करने की जितनी क्षमता होती है ना, वही उस चालक की धारिता कहलाती है। तो हम अगर कोई हमसे परिभाषा अर्थ पूछ दे कि धारिता किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आवेशों को, आप कहेंगे किसी चालक द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता
धारिता कहलाती है। ठीक है ना, वही बात हमने लिखा है, धारिता का अर्थ होता है आवेश को धारण करने की क्षमता। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बट यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है या कोई भी पूछ लेता है तो आप तो नॉर्मल ऐसे कह देंगे कि आवेशों को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। बट क्या इतना लिख देने से काम चल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अर्थ है ना, हमें तो परिभाषा भी बताना है। अब परिभाषा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये है जी परिभाषा। अब ये आती है कि सर परिभाषा में याद कैसे होगा, याद कराते हैं? चलिए याद कराते हैं जी। देखिए इसको आराम से हम याद कराएंगे। देखिए धारिता, जो संधारित्र की जो धारिता है, इसका फॉर्मूला होता है C/Q/V। ये इसका फॉर्मूला होता है जी, धारिता का ये फॉर्मूला होता है C/Q/V, जहां पर ये Q क्या है? Q है आवेश, अब V क्या है? V है विभव, ये C क्या है? C है धारिता। ठीक है ना, C है धारिता। तो यहाँ पे ये बात आती है, यदि ये जो विभव हमें दिखाई दे रहा है, समझिएगा यहाँ पे जो हमें विभव दिखाई दे रहा है मतलब V, तो यदि विभव को हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, 1 वोल्ट मतलब यदि विभव का मान यदि हम 1 वोल्ट ले लेते हैं तो सोचिए यदि V के जगह पर यदि 1 होगा तो 1 का नीचे कोई मतलब होता है? नहीं होता है। तो उस समय पे जो C होगा Q के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पे जो धारिता होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आवेश के बराबर हो जाएगी। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो धारिता, उस समय पर जो धारिता होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आवेश के बराबर हो जाएगा, वो आवेश के बराबर हो जाएगा। तो हम परिभाषा क्या कह सकते हैं जी कि कोई भी चालक तार है, ध्यान से आप समझेंगे, ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है या चालक है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता, ध्यान से आप समझेंगे, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट, एक को इकाई कहते हैं, तो जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ गए? सिंपल सी है जी। मतलब किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। वही तो परिभाषा हमने कहा। तो परिभाषा आप बोल नहीं देंगे इस तरीके से। वही बात हमने लिखा है कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इकाई वोल्ट समझ रहे हैं? 1 वोल्ट को इकाई वोल्ट कह सकते हैं हम। ठीक है ना। तो एक बार और अंत में परिभाषा सुन लीजिए। किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाऊं कि कैसे, मतलब क्या है, मान लेते हैं ये एक चालक तार है, इसका जो विभव है वो मान लेते हैं 15 वोल्ट है। इसका जो इस चालक का जो विभव है वो 15 वोल्ट है। अब हमें ये 15 वोल्ट है तो मान लेते हैं इसमें हम कोई आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। मान लेते हैं हम इसमें 20 कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। 20 कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें 15 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो रहा है। अब हमें ये 15 वोल्ट से इस चालक का विभव है ना, उसको हमें 16 वोल्ट करना है। तो 15 से 16 वोल्ट करने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अच्छा एक और बात ये सोचिए कि 15 वोल्ट इसका विभव है, अब हम इसको 16 कर रहे हैं, तो 15 से 16 कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं? 1 वोल्ट की ही तो वृद्धि कर रहे हैं ना, 1 वोल्ट का ही तो वृद्धि कर रहे हैं, सॉरी। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं जी? 1 वोल्ट का ही वृद्धि कर रहे हैं। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी चालक है तो उसके विभव में देखिए 15 से 16 हम कर रहे हैं तो 1 वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं। तो 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितनी हमें आवेश की मात्रा की आवश्यकता होगी
वही उसकी क्या कहलाएगी, उसकी धारिता कहलाएगी। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। मतलब 15 से 16 करने के लिए 1 ही वोल्ट की आवश्यकता हो रही है, तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितनी हमें आवेश की आवश्यकता होगी, वही उसकी धारिता कहलाएगी। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आते हैं, उसको आप देख लीजिए। सबसे पहली बात कि इसका मात्रक क्या होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं ना जो हमसे बार बार पूछ लिए जाते हैं, और खासकर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको तो स्पेशली आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी सभी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात मात्रक, तो धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। फैराडे कह दे, फैराड कह दे, दोनों बात एक ही है जी, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन में कुछ अलग किया जाता है। तो ये फैराडे आप याद रखेंगे, बट ओनली फैराडे आप नहीं याद रखेंगे, एक और चीज याद रखेंगे, क्योंकि इसका कभी कभी फैराडे ना देकर और कभी कभी कूलाम प्रति वोल्ट देता है, कूलाम प्रति वोल्ट देगा, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब ये कहाँ से आया कूलाम प्रति वोल्ट, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। अब कूलाम प्रति वोल्ट इस तरीके से आप संकेत रूप में कूलाम प्रति वोल्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसे ना देकर आपको संकेत रूप में ये भी दे सकता है, C इस तरीके से V के पावर -1 इस तरीके से भी दे सकता है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये V ऊपर चला गया है तो -1 हो गया है, तो इस तरीके से संकेत रूप में भी दिखा सकता है, ठीक है। पहली बात समझ के, ये कौन सी राशि होती है जी, तो अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है ना। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बीमीय सूत्र जिसे हम बीमा कहते हैं, तो M-1 L-2 T2 A2 होता है। तो ये इसका बीमीय सूत्र है जिसको आपको याद रखना है, M-1 L-2 T2 A2, ठीक है जी। तो इतनी बात आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब समझिएगा, ये आपको इतनी बात समझ में आ गया। एक और चीज आपसे पूछा जाता है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है ना। ये एक मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं कि जिससे आपको इसको तैयार करेंगे, ठीक है ना। ये परिभाषा, अर्थ, ये सब लिखने के बाद ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा साइड में, फिर से ये भी साइड में आप नीचे लिख लीजिएगा। एक चीज यहाँ पे हमसे पूछा जाता है, वो क्या है उसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। यहाँ से हमसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है जी, कि 1 फैराडे किसे कहते हैं। मतलब देखिए, धारिता का मात्रक होता है फैराडे, तो यदि हमसे कोई पूछ दे कि 1 फैराडे मतलब 1 फैराडे किसे कहते हैं, या 1 फैराड किसे कहते हैं, तो 1 फैराड को परिभाषित कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो क्या कहेंगे जी। 1 फैराडे का यदि परिभाषा करना है तो आप समझिएगा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, C = Q/V, यही ना हम जानते हैं जी कि C = Q/V होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, सॉरी, C = Q/V होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा रहा है कि 1 फैराडे किसे कहेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए कैसे हम बता रहे हैं। यदि जो यहाँ पे, यदि ये जो हमारा यहाँ पे विभव दिखाई दे रहा है, समझिएगा, विभव जो भी है उसको यदि हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, 1 वोल्ट विभव ले लेते हैं, और यहाँ पे जो आवेश है उसको भी हम Q = क्या ले लेते हैं, 1 कूलाम ले लेते हैं। तो ये बताइए, इन दोनों की जगह पे 1 हो जाएगा, मतलब C = Q की जगह पर भी 1, V की जगह पर भी 1, तो 1 में 1 से 1 कट जाएगा, मतलब C = 1 ही तो आएगा, C = 1 आएगा। और ये बताइए C = जो 1 आ रहा है, और C है धारिता, धारिता का मात्रक होता है फैराड, तो इसका मतलब 1 फैराड हो जाएगा। फैराड हो जाएगा कि नहीं। तो जब इन दोनों का मान 1 हो जाएगा तो उस समय पर जो धारिता होगा ना, धारिता होगा उस समय पर जो धारिता C होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 1 फैराड हो जाएगा, या 1 फैराडे हो जाएगा, ठीक है ना। उस समय पर जो धारिता का मान हो जाएगा वो 1 फैराड हो जाएगा। और इसी को हमें परिभाषा करना था, इसी को तो हमें परिभाषा करना था। तो समझ रहे हैं,
कैसे हम परिभाषा करेंगे कि किसी चालक में, ध्यान से समझेंगे, आप ऐसे कहेंगे कि किसी, कोई भी चालक है तो किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उस चालक की धारिता 1 फैराडे कहलाती है। समझ में आ गया आपको? मतलब हम ये कह रहे हैं कि यदि कोई चालक है, ये मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये कोई चालक है, तो यदि हम किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस चालक में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जा रहा है, तो इस चालक की जो धारिता होगी ना, वही 1 फैराडे होगी। समझ रहे हैं? तो परिभाषा आप कहेंगे कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उस चालक की धारिता 1 फैराडे कहलाती है, या फैराडे ओनली कहलाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने अभी तक धारिता पर पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने का हमने प्रयास किया है, ठीक है ना। देखिए एक मैं बात बता दूं दोस्त, देखिए हमसे यदि आप पढ़ रहे हैं ना, तो 2 बातें आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, रटने पर नहीं दोस्त, समझने पर और सीखने पर फोकस करना है। आपको सबसे पहले, अभी आपके पास समय है तो आप समझिए, सीखिए, और ऐसा आप समझिए और सीखिए जिससे आप अपने जो दोस्त हैं, जिनको जो थोड़े से पढ़ने में वीक हैं, उनको आप समझा सकें और इजी वे में समझा सकें, जिससे वो भी पढ़कर, लिखकर और उनको भी एक अच्छा लगे पढ़ने में, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या अदर सब्जेक्ट। बात आप समझ रहे हैं ना? तो ये बातें आपको याद रखना है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, सब्र रखिएगा दोस्त। मेरी जो क्लासेस होती है थोड़ी सी लॉन्ग होती है, थोड़ा हम डीप में डिस्कस करते हैं, और केवल डीप में नहीं, हम एक एक बातों को 2 बार 3 बार बताते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी क्लासेस से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इतना अच्छे से समझ में आए कि आपको 70 to 80% आराम से यहीं पे याद हो जाए। 10-20% जो बचा हुआ है वो आप आराम से कभी भी शाम को बैठे रिवीजन करें तो उस समय पे याद हो जाए। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ जी। तो यही मैं लक्ष्य के साथ मैंने यूपी बोर्ड के लिए भी मैं अपना चैनल ओपन किया था ब्रदर सर के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया। और बिहार बोर्ड के भी बहुत सारे स्टूडेंट उस चैनल से जुड़े, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो उनके बहुत सारे डिमांड आ रहे थे कि सर बिहार बोर्ड के लिए एक पर्सनल खोलिए एक चैनल, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है। थोड़ा पैटर्न बिहार बोर्ड का चेंज है, सिलेबस तो सेम है पर पैटर्न चेंज है, क्योंकि 50% सब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए समय जितना भी हो सकेगा निकालने का पूरा प्रयास करेंगे और बिहार बोर्ड का भी अच्छे तरीके से तैयारी हम कराएंगे, इसलिए ये चैनल ओपन किया गया है। तो मैं यही कहूँगा, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, और व्हाट्सएप ग्रुप और फिजिक्स और केमिस्ट्री हिंदी का सभी का लिंक हमने दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं उसके बाद, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट पहले आप ले सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, थोड़ी सी मैंने अपने बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा समय आपका लगा, मैं माफ़ी चाहूँगा यदि आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो, ठीक है ना। एक और बात में, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अदर चीज़ों को देखेंगे, बट यहाँ पे एक आवश्यक सूचना है जो कि जितने भी बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा। जो भी बिहार बोर्ड की स्टूडेंट है, ये आपको, जो भी बिहार बोर्ड की स्टूडेंट है वो सभी इस नोट्स को ज़रूर लेंगे। देखिए हमने नोट्स आपके लिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए स्पेशली ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम करा रहे हैं, जिसमें हम पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का संपूर्ण किताब का आपको PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ओनली 199 में। देखिए एक और बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स में अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की, तो इसमें आपके टोटल 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर। और केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं जी? तो केमिस्ट्री में आपके 16 चैप्टर हैं। 15-16 अगर दोनों हम मिला लें तो 31 चैप्टर हो जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहली बात ना, मैं आपको कहूँगा कि 31 चैप्टर है, 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको PDF नोट्स दिया जाएगा,
ठीक है ना, एक चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें हम संपूर्ण किताब के ऑल नोट्स देने का आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। बट मोस्टली आप अगर बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं तो ये दो चीजें आपको मिलनी चाहिए। 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आपको मिलने चाहिए। जैसे कि धारिता को परिभाषित कीजिए, संधारित्र को परिभाषित कीजिए, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, डेरिवेशन है, ये सब कुछ आपको मिलेगा संपूर्ण किताब के सब्जेक्टिव, मतलब संपूर्ण सब्जेक्टिव हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको चैप्टर वाइज, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, चैप्टर वाइज आपको संपूर्ण सब्जेक्टिव आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ संपूर्ण किताब के आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं कि फिजिक्स का हमने दे दिया, केमिस्ट्री का ऐसे नहीं, फिजिक्स का आपको 15 जो चैप्टर है ना, इन 15 चैप्टरों का पहले नोट्स दिया जाएगा, फिर उसके तुरंत बाद आपको केमिस्ट्री के भी 16 चैप्टर हैं, इसके भी ऑब्जेक्टिव का नोट्स दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, 31 चैप्टरों का सब्जेक्टिव, फिर से 31 चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट हम अभिक्रियाओं का भी आपको लिंक दे देंगे। तो इस तरीके से सब कुछ आपको पीडीएफ नोट्स दिया जा रहे हैं ओनली 199 में। ये पीडीएफ नोट्स आपको टाइपिंग नोट्स मिलेंगे, बेहतरीन नोट्स मिलेंगे दोस्त, तो ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज मैं पैसे यहाँ पे थोड़ी सी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारी भी घर है, परिस्थितियाँ हैं, हर चीज़ों के लिए पैसे तो मूलभूत आवश्यकता है। और दूसरी बात, केवल थोड़ा सा डिस्काउंट मैं इसमें कर भी सकता था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैंने कम किया हुआ है, बट फिर भी इतना इसलिए लिया जा रहा है ना, क्योंकि टाइपिंग नोट्स है। हैंड रिटन नोट्स में अगर प्रोवाइड करता है तो कम में, बट टाइपिंग नोट्स है, टाइपिंग कराने के लिए एक पेज का ओनली टाइपिंग कराने के लिए 30-35 रुपये आप पता कर सकते हैं लग रहा है आपके दुकानों पर। तो आप सोचिए 31 चैप्टर है तो कितने पेज होंगे सब्जेक्टिव को, कितने ऑब्जेक्टिव के, तो कराने में बहुत पैसे लगते हैं दोस्त, ठीक है ना। उतना समय नहीं कि मैं अपने हैंड से टाइपिंग करके नोट्स बना सकूं, ठीक है। नोट्स मैंने बनाया है, जो पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, उसको टाइपिंग कराने में बहुत पैसे लगते हैं। तो चलिए कोई नहीं जी, मैं बता दिया, मैं दिल का मतलब मैं चाहता हूँ ना कि मैं आपको अपने भाई की तरह, अपने दोस्त की तरह समझता हूँ दोस्त, इसलिए मैं जो भी खुल के बातें बता देता हूँ कि ऐसा है वैसा है। नहीं तो मैं भी आता तुरंत कहता भैया पीडीएफ नोट्स है, नीचे दिए नंबर है, मैसेज कर लीजिए, मांग लीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। बट मैं दिल से कहूँ ना, मैं सब कुछ बता देता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए। वहाँ पे ज़रूर ये बातें बता दीजिएगा, सर बिहार बोर्ड का हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, इतना आप कह देंगे ना, तो आपको तुरंत फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट सेंड किया जाएगा। वहाँ पे एक स्कैनर आपको दिया जाएगा, इस स्कैनर पे, वहाँ पे जो दिया जाएगा उस स्कैनर पे 199 पे करने के बाद स्क्रीनशॉट जो होता है वो सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जैसे ही स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर आ जाएगा, वैसे तुरंत आपको पीडीएफ नोट सेंड कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। नंबर आप नोट कर लीजिएगा 8874726058, ये है जी नंबर, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आपको इतना देखने के लिए और समय देने के लिए। अब मैं इसको करता हूँ यस, और इसको मैं कर देता हूँ। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। देख लीजिए, अब हमें दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है, गोलीय चालकों की धारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो गोलीय चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, ये हमें समझना है। तो यहाँ पे हमने एक परिभाषा लिखा है कि गोलीय चालकों द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाता है, चालकों की धारिता कहलाती है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई गोलीय चालक है, समझिएगा, ये गोलीय चालक है, ठीक है ना। अब इस पर हमें ये गोलीय चालक है ना, तो गोलीय चालक है तो गोलीय चालकों द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, कि ये कितने आवेश को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ये चालक है तो इस पर हमने आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश हमने इस पर दिया, तो ये आवेश कितने आवेशों को धारण कर रहा है, उसी की जो क्षमता होगी गोलीय चालक की धारिता कहलाती है। सिंपल सा तो है जी कि गोलीय चालक द्वारा आवेश को धारण करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो धारिता कहलाती है। मान लेते हैं ये गोलीय चालक है, इसकी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, गोलीय चालक की धारिता C क्या होता है जी, 4πε0 इंटू R होता है, ये होता है जी फॉर्मूला, आप याद रखेंगे।
ठीक है, जहाँ ये आर क्या है, कैपिटल आर है, मतलब त्रिज्या है, मतलब ये गोलीय चालक है, इस पर आवेश दिया वो है क्यू। अब इसकी त्रिज्या जो है वो है इसकी त्रिज्या याद रखेंगे वो है कैपिटल आर। इसका इस पर आवेश हमने दिया है तो इसका जो विभव है वो है भी। तो ये विभव जो है ना वो अंतिम विभव है भी, प्रारंभिक विभव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा अंतिम विभव है, ये प्रारंभिक विभव है, ये आप याद रखेंगे। क्यों, जब यहाँ इस एक गोलीय चालक है, इस पर आवेश हमने नहीं दिया है तो उस समय पर जो आवेश विभव है वो तो जीरो ही होगा, पर जैसे ही हमने आवेश दिया तो इसका विभव हो गया भी, तो ये अंतिम विभव हो जाएगा। तो इतना आप याद रखेंगे। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसको हमें प्रूफ करना होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए जी हम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गणना, या हम लिख सकते थे सिद्ध भी। तो सबसे पहले इसको हम कैसे करेंगे जी, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है ना। तो ये हम क्या जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q बाई क्या होता है, q बाई r होता है। ठीक है ना, तो r क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा ना यहाँ पे, तो r हमारा कैपिटल जो हमारा हो जाएगा ये r हम लिख देंगे जी। ठीक है ना, तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का फॉर्मूला v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r होता है, जहां r क्या है, आवेश की विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के बीच की दूरी है। तो ये हमारा है जी, ये हमने फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, तो ये हमने लिख दिया। आप कहेंगे कहाँ से जानते हैं, तो एक डेरिवेशन है, दूसरा चैप्टर, आप इसी चैप्टर का पहला वीडियो आप देखिएगा। ठीक है ना, पहला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, तो उसमें हमने ये फॉर्मूला प्रूफ भी कराया था, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ठीक है ना, इतना हम जानते हैं। अब एक और चीज हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी, वो हम जानते हैं कि धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता का हम फॉर्मूला जानते हैं, वो हम क्या जानते हैं कि C इक्वल टू Q बाई V हम जानते हैं, जहाँ Q क्या है, आवेश है, अभी क्या है, विभव है। Q आवेश है, अभी क्या है, विभव है। यहाँ पे कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल हमने Q यहाँ पे लिख दिया है। तो Q बाई V होता है, ये हम जानते हैं, आप समझिएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बताइए। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी का ये जो मान है, ये मान हम भी की जगह पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट का मान 2 में रखने पर, तो दूसरे में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। तो यहाँ पे Q बाई V होता है, तो V के जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यह हमने R रख दिया। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब यहाँ से चुपचाप ये देखिए, ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से ये R कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, बचा, अब देखिए यहाँ पे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे R है ना, ये सब टोटल चले जाएंगे ऊपर, तो ऊपर चले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यही तो हमारा फॉर्मूला था, यही तो हमारा मेन फॉर्मूला है जी, गोलीय चालकों की धारिता का ये है फॉर्मूला, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। तो इसको आप याद रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R है, यहाँ पे तो स्मॉल r है। तो अरे भैया आप भी यहाँ पे कैपिटल R लिख सकते हैं।
आर का मतलब है दूरी, और यहाँ पे भी तो दूरी, ये त्रिज्या मतलब दूरी ही यहाँ पे लिया जाता है गोलीय चालक में। तो यहाँ पे आप चाहें ना तो यहाँ पे स्मॉल आर मान लेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल आर कर लें, या चुपचाप यहाँ पे आर माने है कैपिटल, तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर आप यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पर इतने जगह पर कैपिटल आर लिख दें, कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना कि सर ये कहाँ से ऐसे आ गया। अरे भैया ये Q से Q कट गया तो C=, यहाँ पे Q कट गया है तो Q 1 हो गया, और इसके नीचे भी तो 1 होगा, और ये मेन हमारा बटा है, ठीक है ना, ये हमारा मेन बड़ा वाला बटा, फिर से 1 है, और नीचे यहाँ पे 1 है, और नीचे क्या 4πε0 × r होता है। अब रूल ये कहता है ये वाला ऊपर जाके गुणा कराएगा, ये वाला नीचे जाके गुणा कराएगा। तो ये वाला 4πε0 × r 1 में गुणा कराएगा तो 4πε0 × r हो जाएगा, अब 1 1 में गुणा कराएगा तो 1 ही न होगा, तो इसके नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं है, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया है। समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है। अब हम देखने वाले हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर धारिता किसे कहते हैं, धारिता को परिभाषित कीजिए। अब धारिता क्या है जी समझ लेते हैं। धारिता क्या है, एक प्रकार की युक्ति है, यंत्र है, या मशीन भी हम कह सकते हैं। तो धारिता क्या है, एक प्रकार की एक ऐसी युक्ति है जिसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, भौतिक अवस्था का मतलब होता है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाई जा सके, वही क्या है, धारिता है, सॉरी संधारित्र है। मतलब अगर अच्छे से हम समझाएं आपको तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम 2 प्लेट ले रहे हैं, बात को अगर आप अच्छे से समझें तो यहाँ पे 2 प्लेट ले रहे हैं, एक ये है प्लेट, एक ये है प्लेट, ये 2 हमें प्लेट दिखाई दे रहे, एक ये है एक ये है, ये हमारा ए प्लेट है, ये हमारा बी प्लेट है। अब ए प्लेट पर देखिए, ए प्लेट और बी प्लेट के बीच की जो दूरी है वो है d, ठीक है ना। अब ये जो ए प्लेट है इस पर +q आवेश, ए प्लेट पर हम क्या देते हैं, +q आवेश देते हैं। तो जैसे इस पर +q आवेश देंगे तो इसके सतह पर इस पर क्या हो जाएगा, +q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बट इस आवेश के मतलब इस प्लेट की ये बहुत ही पास प्लेट है ना, तो इसीलिए इसके इस सतह पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके इस सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, हम यही क्या कह रहे हैं, हम सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ये टोटल हम अब इसको हमने पृथक्कृत कर दिया है। यहाँ पे जब तक हम पृथक्कृत नहीं करेंगे ना तब तक ये संधारित्र कहलाएगा नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक हमारी क्या है, ये एक संधारित्र है, तो ये टोटल एक संधारित्र है हमारी। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए, जैसे ये जितना हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ताप दाब का जिससे हमने प्लेट लिया है ना, ठीक ऐसे ही हम प्लेट यहाँ पर भी मतलब हमेशा लेंगे। तो इसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं, मतलब सिंपल सा अगर कहें तो यहाँ पे अगर हम पृथक्कृत नहीं किए होते हैं ना तो ये अब धारिता नहीं कहलाती, और जैसे ही हमने इसको पृथक्कृत कर दिया तो ये धारिता कहलाएगी। जैसे अगर मैं और भी अच्छे से समझाना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा समय आप दीजिएगा, समझिएगा बात को। जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक यहाँ पे 2 समांतर प्लेट इन्होंने ले लिया जिनके बीच की दूरी d इन्होंने मान लिया, इस पर जैसे ही +q आवेश दिया तो देखे इन्होंने कि इस पर प्लस आवेश आ रहा है, इस पर ऋणात्मक आवेश आ रहा है, इसके बाहरी ओर प्लस आवेश आ रहा है। तो जब इसमें इन्होंने आवेश देना प्रारंभ किया तो देते गए, एक समय ऐसा आया कि ये अब आवेश को धारण नहीं कर पा रहा था, आवेश को अपने अंदर नहीं ले पा रहा था। आवेश हम दे रहे थे, वो आवेश ले नहीं रहा था, बाहर ही फैल जा रहा था, आवेश बाहर रूप से निकल रहा था। ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा या पाया, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम एक ऐसा यंत्र बनाएं जिसमें हम कितना भी आवेश देना उसकी आवेश मतलब हमेशा ये लेता ही रहे, खत्म ना हो, ऐसा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें जब आवेश दे रहे थे तो इसमें से आवेश एक समय के बाद ये लेना बंद कर दे रहा था।
ठीक है ना। जैसे कि 5 लीटर का मान लेते हैं एक ट्रंक है, एक डब्बा है, वो 5 लीटर पानी को लेगा, उससे अधिक आप भरेंगे तो भैया वो तो लेगा नहीं, स्टोर नहीं कर पाएगा, वो तो गिर जाएगा। वैसे ही ठीक इसमें भी आवेश दे रहे थे, तो एक समय के बाद ऐसा हुआ कि ये आवेश लेना ही बंद कर दिया। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया, दूसरा प्रयोग किया। और उन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया, ये किया ना कि ठीक ऐसा ही एक और इन्होंने समांतर प्लेट लिया। देखिए ठीक ऐसा ही, ठीक ऐसे जैसे था ना वैसे ही, ठीक उतने ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का ठीक ऐसा ही 2 प्लेट ए व बी लिए, और इनकी बीच की दूरी ठीक डी ही रखा जैसे कि ऊपर है। अब इसमें भी ठीक इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लस क्यू आवेश दिया। तो जैसे इन्होंने प्लस आवेश दिया तो इस पर ये प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसके दूसरा जो प्लेट है इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, ठीक ऐसे ही हो रहा था। बट वैज्ञानिकों ने देखा कि इस तरीके से करेंगे तो ये तो आवेश नहीं होगा। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया ना, इस वाले जो आवेश इधर से निकल रहा था इसको उन्होंने पृथक्कृत कर दिया। ठीक है, पृथक्कृत मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया, और पृथ्वी पर विभव का मान होता है 0। ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये आवेश यहाँ से दे रहे थे तो आवेश इधर से जा रहा था, यहाँ पे धनात्मक जब हो रहा था तो धनात्मक होने के बाद ये धनात्मक को हमने जोड़ दिया पृथ्वी से, जहाँ पर विभव होता है 0। तो ये आवेश जा रहा था पृथ्वी में तो ये भी 0 हो जा रहा था, क्योंकि विभव यदि 0 तो आवेश भी 0, या हम ये भी कह सकते हैं आवेश 0 तो विभव भी 0। ठीक है ना। तो यहाँ से हम आवेश देते गए और ये जो धनात्मक आवेश है ये यहाँ पे जाकर पृथ्वी में 0 होता गया। तो अब हम इसमें कितना भी आवेश दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बताइए, पहले इसकी जो आवेशों को धारण करने की क्षमता थी, इसमें तो एक लिमिट था कि इतने तक ही कर सकता है, बट इसमें आवेश अब हम कितना भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो आवेशों को धारण करने की क्षमता इसमें कम थी, तो आवेशों को धारण करने की क्षमता ही ना धारिता कहलाती है जी। तो इसका मतलब धारिता इसमें कम था, और इसमें अब क्या होगा, इसमें जो धारिता है या आवेशों को धारण करने की क्षमता है वो इसमें बढ़ गया है। तो हम यही कह रहे हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, उसे संधारित्र कहते हैं। समझ गए आप? तो अच्छी बात है जी। तो ये आपका हो गया जी। ठीक है ना। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सके। ठीक है ना। ये परिभाषा लिखने के बाद ये दोनों फिगर आप बना लेंगे। ठीक है जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके नीचे आप लिख लेंगे संधारित्र। थोड़ी अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। बेहतर जी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता हूँ, मैं जानता हूँ, बट कोई नहीं जी, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आप पढ़ें, समझने पर फोकस करें। अगला आता है समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक। ये एक मैं कह सकता हूँ, चाहे आप बिहार बोर्ड की स्टूडेंट है, चाहे यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हो, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, प्रत्येक बोर्ड के लिए ये टॉपिक 100% ये इंपॉर्टेंट है, 101% ये इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। ठीक है ना। अब वो भी ऐसे वैसे नहीं भैया, भी आई है। ठीक है ना, इसको जरूर आप तैयार कर लेंगे। तो चलिए समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का जो व्यंजक है, एक डेरिवेशन है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा है इस पर अभी फोकस करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है ना। चलिए जी, अभी हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक हम फिगर बनाते हैं, पहले आप फिगर पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक हम संधारित्र लेते हैं, यहाँ पे एक हम संधारित्र ले रहे हैं। देखिए ये हमने संधारित्र ले लिया, एक है ए प्लेट, एक है बी प्लेट। ये हमारा दो समांतर प्लेट है। ठीक है ना, ए और बी। ठीक है, इतने समझ के ए और बी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। ये आप समझ गए। अब हम इसमें याद रखेंगे कि एक इन प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है ए। ठीक है ना, मतलब मोटाई है ए। अब इस प्लेट पर इन्होंने क्या किया, इस पर प्लस क्यू आवेश इन्होंने दिया। जैसे ही प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसकी एक प्लेट पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस वाले पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है।
इस वाले पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हमने इसको क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, ठीक है ना, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। तो जैसे ही पृथ्वी पर जोड़ देंगे तो इसका विभव होता है 0, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया जी, ये अब टोटल संधारित्र बन गया है। इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो ए प्लेट है इस पर हमने जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया तो इसका आवेश घनत्व है सिग्मा। बी प्लेट है जिस पर ऋणात्मक आवेश है तो इसका आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा, ठीक है ना। ये आप पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है, अभी उस टाइम से हम बता रहे हैं कि इस पर प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है जी, क्या आप कहेंगे? तो हो सकता है स्टूडेंट ये कहें कि सर ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास हैं इसलिए हो रहा है। तो ये तो बात सही है, बट क्यों पास होने पर भी कैसे आवेश चला जा रहा है? हम तो आवेश इस पर दिए, इस पर कैसे चला जा रहा है? तो इससे आवेश इस पर इसलिए चला जा रहा है क्योंकि ये हो रहा है विद्युत बल के कारण। क्योंकि यहाँ पर जब हम आवेश दे रहे हैं तो इससे बहुत सारी इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। इससे क्या निकल रही हैं? तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं जी? इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। तो ये सब विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से बहुत सारी निकल रही हैं और वही विद्युत बल रेखाएं जाकर इसको आवेशित कर दे रही हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी, इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, हमने लिखा है माना 2 समांतर प्लेट ए व बी हैं जिनके बीच की दूरी डी है। माना 2 समांतर प्लेट ए व बी हैं, ठीक है ना, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट पर, मतलब बी, यहां पे रहेगा बी, यहां पे क्या रहेगा, बी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब ए प्लेट है उस पर धनात्मक आवेश देने पर बी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है जी, बात सही है। ए प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा, ठीक है ना, यहां पे याद रखेंगे ए प्लेट पर आवेश घनत्व क्या है, ए प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा। देखिए ए प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा और बी प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। क्या है जी, माइनस सिग्मा है। तो ये आप इतनी बातों को लिखेंगे कि ए प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा, बी प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इतना लिखने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे ना, बिल्कुल अच्छी बात है जी, बना लेंगे आप। तो अब चलिए हम इसकी सिद्ध करते हैं, गणना करते हैं। तो हम लिखते हैं गणना यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ में आने वाला है। सबसे पहली बात यहाँ पे हम गणना ये करेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि समांतर प्लेट, मतलब हम ये जानते हैं धारिता का फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता C क्या होता है, C Q/V होता है। ये हम जानते हैं फॉर्मूला, संधारित्र C Q/V होता है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया, संधारित्र C Q/V हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स ये आता है, इतनी बात तो हम जानते हैं। दूसरा, सबसे पहली बात ये हम जानते हैं, दूसरा हम एक और फॉर्मूला जानते हैं। वो हम क्या जानते हैं जी, वो हम ये जानते हैं कि समांतर प्लेट के बीच, मतलब 2 समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बात हम जानते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से कि समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का हम फॉर्मूला जानते हैं कि जब 2 समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो है E =
ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़िएगा तो उसमें हमने ये बताया है। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, बट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 सिग्मा है, तो दोनों सिग्माओं का जो अंतर होगा वही तो होगा ना सिग्मा। यहाँ पे मतलब सिग्मा और माइनस सिग्मा में कितने की वृद्धि है, कितने का अंतर है, तो ये सिग्मा है तो दोनों का हम अंतर कर देंगे। एक सिग्मा है, एक माइनस सिग्मा है, एक सिग्मा है और एक क्या है, माइनस सिग्मा है। अब इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, अंतर कर देंगे। अंतर मतलब बीच में माइनस कर देंगे, और 2 एप्सिलॉन नॉट होता है तो 2 एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है जी, तो ये हमने कर दिया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा और सिग्मा सिग्मा प्लस सिग्मा और बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 सिग्मा हो जाएगा और बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे ई का मान हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया जी, इसका मतलब हमें यहाँ पे हमें मिल गया ई इक्वल टू क्या मिल गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला मिल गया जी, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये हमें मिल गया। तो सबसे पहले हम एक बात जानते हैं, सी इक्वल टू क्यू बाई भी। उसके बाद दूसरा हमने ये भी बात जानते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग से, जो कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, उससे हमारा ये फॉर्मूला निकल गया। अब तीसरा एक और चीज बस हम ज्ञात करेंगे। तीसरा एक और हम चीज जानते हैं कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होता है, ये ई इक्वल टू एफ इंटू क्या होता है, डी होता है। प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है ना, सॉरी, प्लेटों, इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो विद्युत विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी होता है। तो ये हमने लिख दिया, E इंटू डी लिख दिया। ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत विभव V इक्वल टू E इंटू डी हो गया। तो ये हम जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो हम अभी तक पढ़े नहीं हैं। तो बाबू ये पढ़े हैं हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि क्या हम जानते हैं जी, कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन आप जानते हैं, जहाँ W कार्य है, F बल है, D क्या है, विस्थापन है। हम जब विद्युत विभव पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे ही हम विद्युत विभव कहते हैं। मतलब कार्य जो होता है वो विद्युत विभव के बराबर होता है, ये भी बात हम जानते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता पढ़ा था तो हमने कहा था कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो दूसरा एक और बात जानते हैं कि F होगा जो E के बराबर होगा, बिल्कुल हम जानते हैं। तो ये बात बताइए कि जब W क्या है, V के बराबर है, तो W की जगह पर हम V लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। F के जगह F E के बराबर है तो F के जगह का E भी तो लिख सकते हैं, और D है तो D हमने लिख दिया। तो यही तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला आया है। तो देखिए हम चाहते तो आपके इतना सब कुछ एक्सप्लेन ना करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूं ना कि आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में इतना फोकस करें, इतना ध्यान से आप समझें कि आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ ले, मान लेते कभी ट्यूशन भी आप करा दे, कभी कोई स्टूडेंट से पूछे भी, तो वो बता सके आप कि हाँ बाबू ये कहाँ से आया है,
केवल ये नहीं कि हम पढ़ लिए समझ लिए हमारा काम हो गया बात खत्म, ऐसा नहीं। पढ़िए ऐसा दोस्त कि जिससे आप किसी को सिखा भी सके। समझ रहे हैं ना, ये बातें हैं जी। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आया है। अब बाबू ये हमें बताइए कि अगर हम चाहें इसमें तो ये भी इक्वल टू ई के जगह पर यहाँ से ई के जगह पर ई का ये मान हम रख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बिल्कुल रख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी है तो ये हमने डी ई एप्सिलॉन नॉट में गुणा सिग्मा में गुणा होगा तो सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आ गया दोस्त, ठीक है ना। तो आप समझिएगा, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। आप समझिए, तब अब हमारा अंतिम ये कार्य आता है कि तब धारिता समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न धारिता। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न धारिता का फॉर्मूला, तो धारिता का फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो ये हम लिख देंगे C इक्वल टू क्यू बाई वी। ये अभी तक हम यही फॉर्मूला जानते हैं। अब आप बताइए, यहाँ से भी का मान यहाँ पे सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन नॉट है, इस भी के जगह पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं दोस्त। तो यही बात हम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे अब हम करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम करें तो कैसे होगा जी, समझिएगा। C इक्वल टू यहाँ पे Q है। तो अच्छा एक और बात आप याद रखेंगे, Q का आवेश का फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणे क्या होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल। मतलब यदि आवेश घनत्व और क्षेत्रफल के गुणनफल भी आवेश के बराबर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि आवेश घनत्व और लंबाई के भी बराबर होता है, इन दोनों के गुणनफल के। ये हम कब पढ़ाए हैं, पहला चैप्टर पढ़िएगा, उसमें हमने बताया है जब हमने आवेश घनत्व पढ़ाया था। तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है। तो यहाँ पे Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमने लिख दिया सिग्मा इंटू ए, और उसके बाद भी की जगह पर हम यहाँ पे सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब इस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा जो बचेगा वहाँ पे जी C इक्वल टू यहाँ पे A हो गया, और नीचे क्या बचेगा जी, A हो गया। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A में गुणा कराएगा तो A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये A एप्सिलॉन नॉट अब बटे D हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बना जी, जो है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। एक और बात मैं बता दूं कि यदि कह दे कि दो समांतर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ हो या परावैद्युतांक हो, तो उस समय पर धारिता क्या होगा। तो यदि ऐसा कहे ना तो C इक्वल टू, यहाँ तक आप सॉल्व कीजिएगा और लिखिएगा, यदि दो समांतर प्लेटों के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ हो तो उस समय पर धारिता, समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे केवल K से आप गुणा करा दीजिएगा, नीचे D लिख दीजिएगा। इतना आप लिख देंगे तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लिख दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। कब ये करिएगा, जब आप नीचे लिखिएगा, यहाँ के इतना लिखने के बाद फिर से एक लाइन और लिखिएगा कि जब दो समांतर प्लेटों के बीच परावैद्युतांक हो तो उस समय पर धारिता, मतलब तब समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न धारिता का, धारिता लिखने के बाद ये आप नीचे फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रूफ लिख दीजिएगा। तो ये हो गया जी हमारा समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन, जिसको आपको करना है। देखिए बाबू, स्टेप आपको याद रखना है, डेरिवेशन कभी भी रटना नहीं चाहिए, डेरिवेशन को आपको समझना चाहिए कि कौन किसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, सबसे पहले हमें धारिता का फॉर्मूला लिखना है, C इक्वल टू W/Q/V होता है, ये हमने लिख दिया। दूसरा आपको दिमाग में रहना चाहिए, दूसरा हमें याद करना है कि दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता के लिए ये कैसे निकालेंगे, तो ये आएगा। फिर तीसरे में आपको याद रखना है कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव का फॉर्मूला हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा।
जब तीनों हम याद कर लेंगे, मतलब ई का मान और भी का मान, तो हम जाकर यहाँ पर हम रखेंगे जी। देखिए संधारित्र C = W/Q, तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व किए हैं तो ये हमारा आया है। तो इस तरीके से स्टेप आप याद रखेंगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्त कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे, आसानी से उनको समझ में आए, सीखे और आगे बढ़े। अगर आवश्यकता पड़े तो वो सिखाए भी, सिखाना अच्छी बात होती है, ठीक है ना। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना है दोस्त, हमें एक अच्छे रास्ते से बढ़ना है, एक नेक इंसान भी हमें बनना है, एक अच्छा इंसान भी हमें बनना है। जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, लोगों के बारे में अच्छे सोचिए, अच्छा विचार रखिए, कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से कभी भी पीछे न हटिए। तो ये सब गुण आप में होना चाहिए। एक और चीज़ आप में होना चाहिए, वो है पेशेंस। हमेशा धैर्य रखिए दोस्त, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आपको ये सभी टॉपिक, जो भी बातें हमने बताया है, वो आपको समझ में आई होंगी। अदरवाइज मुझसे कोई मिस्टेक हो गया होगा, कोई गलती हो गई होगी तो मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहूँगा। बट मैं जितना हो सकता है उतना अच्छा बताने का, सिखाने का प्रयास करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हमने दे देंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, तो वहाँ से क्लिक करके आप अपनी अच्छे तरीके से बेसिक टू हाई तैयारी कर सकते हैं। पहले हम थ्योरी करा रहे हैं, जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा फिर सब्जेक्टिव भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, परेशान नहीं होना है। हाँ, नोट्स के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, नीचे आपको नंबर दे रहा है, नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। PDF नोट्स है वो आप मांग लेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करके बता देना है, ठीक है ना। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।